स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का अमृत क्लासेज में। आज हम लोग फ्यूचर टेंस के अंतर्गत फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कह सकते हैं या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस कह सकते हैं। हम लोग आज फ्यूचर टेंस के अंतर्गत फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों सेंटेंस को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में जानकारी लेंगे कि फ्यूचर टेंस का पहचान क्या होता है, इसका ट्रांसलेट कैसे किया जाता है हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। तो हम लोग पहले ट्रांसलेट करने से पहले हिंदी से इंग्लिश में पहचान को देखेंगे कि इसका पहचान क्या है हिंदी वाक्य के अंत में, और इसका हम लोग ट्रांसलेट किस आधार पर करते हैं, कैसे करते हैं। आइए इसको हम लोग समझें और पेन कलम ले लीजिए और जिस तरह से नोट्स है, पहचान है, उसको लिखना शुरू कर दीजिए। पहले समझिए पहचान। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूँगा अथवा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द लगा हो तो वह वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का होता है। वाक्य के अंत में क्या रहना चाहिए? ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूँगा अथवा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द लगा हो तो वह वाक्य मुख्य रूप से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही होता है। ऐसी क्रियाओं से भविष्यत काल में किसी काम का जारी रहना अर्थात समाप्त न होने का बोध कराता है। ऐसी क्रियाओं से ये पता चलता है कि भविष्य में कोई कार्य जारी रहेगा, लगातार चलता रहेगा और कभी वो समाप्त नहीं होगा। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बतलाता है पहचान के अनुसार। वह जाता रहेगा, वह खाता रहेगा, वह सोया रहेगा, वह जा रहा होगा, वे लोग खा रहे होंगे। ये कंटिन्यू बतला रहा है किसी कार्य को भविष्य में होने का, कि भविष्य में कोई कार्य जो है हो रहा है, जारी है, चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। ठीक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी यही स्थिति रही। भूतकाल में पास्ट टेंस के अंतर्गत हम लोग पढ़े पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके पहले उसमें भूतकाल में बीते हुए समय में कोई कार्य जारी रहा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बतलाया कि उसमें वर्तमान समय में जो अभी समय चल रहा है उसमें कार्य जारी रहा। और फ्यूचर टेंस बतला रहा है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बतला रहा है कि भविष्य में कोई कार्य जारी रहेगा, समाप्त नहीं होगा। हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट के तुरंत बाद शैल या विल को लिखेंगे और शैल विल के बाद बी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, कोई अन्य शब्द रहेगा तो उसको लिखेंगे। सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, इसके बाद शैल बी या विल बी, सब्जेक्ट के अनुसार शैल बी या विल बी को लिखेंगे। इसके बाद मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स को लिखेंगे। निगेटिव स्ट्रक्चर एक साथ है। सब्जेक्ट के बाद शैल नॉट बी, शैल के या विल के बाद नॉट लगाएंगे, इसके बाद बी लिखेंगे। ध्यान से समझिए, शैल या विल
इसके बाद नॉट और नॉट के बाद बी। सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे निगेटिव सेंटेंस में, इसके बाद शैल नॉट बी या विल नॉट बी, इसके बाद मुख्य क्रिया में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट आई वी के साथ शैल बी, सब्जेक्ट आई वी के साथ शैल बी तथा सब्जेक्ट ही सी इट नेम दे यू के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। साधारण वाक्य यदि रहेगा तो सब्जेक्ट आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे और अन्य जितने भी सब्जेक्ट हैं ही सी इट नेम दे यू उसके साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि वाक्य में अवश्य का भाव आ जाए, प्रतिज्ञा का भाव आ जाए, दृढ़ता का भाव आ जाए तो उसमें हम आई वी के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे तथा अन्य सब्जेक्ट ही सी इट नेम दे यू के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे। नीचे दिखाए हैं कि आई और वी के साथ शैल बी, ही सी इट नेम एंड दे यू के साथ विल बी। लेकिन यदि इसके साथ यदि अवश्य आ जाता है तो हम आई और वी के साथ यदि अवश्य आ जाएगा तो विल बी का प्रयोग करेंगे। किसका? विल बी का। और बाकी जितने से सब्जेक्ट हैं उसके साथ यदि आ जाए, जैसे ही सी इट नेम दे यू है तो इसके साथ यदि अवश्य आ जाए तो हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। जो ध्यान दीजिए इधर, ही सी इट नेम और दे यू के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं, समानतः प्रयोग होता है। लेकिन यदि इन सभी सब्जेक्ट के साथ अवश्य का भाव आ जाए तो हम विल बी के स्थान पर शैल बी का प्रयोग करेंगे और यहाँ यदि अवश्य आ जाए तो शैल बी के स्थान पर विल बी का प्रयोग करेंगे। आई बात समझ में? अब हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल, मैं रोटी खाता रहूँगा, मैं रोटी खाता रहूँगा। आपका पहचान है ता रहूँगा, मैं रोटी खाता रहूँगा, ता रहूँगा। तो इसके साथ क्या बनाएंगे? सर्वप्रथम सब्जेक्ट आई को देखेंगे, आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? शैल बी का। आई शैल बी, आई शैल बी खाना मुख्य क्रिया है, इट मीन्स खाना होता है, उसमें आई एन जी जोड़ देंगे। आई शैल बी ईटिंग ब्रेड, मैं क्या खाता हूँ? रोटी। आई शैल बी ईटिंग ब्रेड। ध्यान दीजिए, मैं रोटी खाता रहूँगा तो आई शैल बी ईटिंग ब्रेड। ठीक प्रेजेंट और पास्ट की तरह है, बस इसमें शैल बी का प्रयोग किया गया है। हम लोग रोटी खाते रहेंगे, हम लोग रोटी खाते रहेंगे। वी शैल बी ईटिंग ब्रेड। ठीक, वी शैल बी ईटिंग ब्रेड, हम लोग रोटी खाते रहेंगे। यदि इसका नकारात्मक बनाया जाए, मैं रोटी नहीं खाता रहूँगा, नहीं शब्द आया तो आई के बाद शैल लिखेंगे और तुरंत बाद नॉट को लगा देंगे। इसके बाद जो बी है इसको लिखेंगे। दोनों एग्जाम्पल से समझिए, पहला और तीसरे एग्जाम्पल को देखिए। मैं रोटी खाता रहूँगा,
आई शैल बी ईटिंग ब्रेड, मैं रोटी नहीं खाता रहूँगा, आई शैल नॉट बी। यहाँ शैल बी है और शैल और बी के बीच में ही नॉट लगा है। आई शैल नॉट बी ईटिंग ब्रेड। ठीक उसी तरह हम लोग रोटी नहीं खाते रहेंगे, हम लोग रोटी नहीं खाते रहेंगे, वी शैल नॉट बी। इसमें भी वही बात है। दूसरा एग्जाम्पल को देखिए और चौथा को देखिए। हम लोग रोटी खाते रहेंगे, वी शैल बी ईटिंग ब्रेड। हम लोग रोटी नहीं खाते रहेंगे, वी शैल नॉट बी। नॉट को ध्यान दीजिए कि नॉट लग कहाँ रहा है, शैल और बी के बीच में नॉट है। और हम लोग रोटी खाते रहेंगे, वी शैल बी। शैल बी साथ में है साधारण वाक्य में, और नकारात्मक वाक्य में शैल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। वी शैल नॉट बी ईटिंग ब्रेड। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आ गया मैं अवश्य रोटी खाता रहूँगा। मैं अवश्य रोटी खाता रहूँगा, मैं रोटी खाता रहूँगा, मैं अवश्य रोटी खाता रहूँगा। तो मैं अवश्य रोटी खाता रहूँगा तो क्या होगा, यदि आई वी के साथ, नोट्स में लिखा गया है अवश्य का भाव हो तो आई वी के साथ हम शैल बी के स्थान पर विल बी का प्रयोग करते हैं। तो आई विल बी, आई विल बी ईटिंग ब्रेड। ये विल बी क्यों लगा, क्योंकि वाक्य में अवश्य का भाव है, इसलिए शैल बी के स्थान पर विल बी का प्रयोग किया गया है। किस लिए, अवश्य के लिए। यदि अवश्य नहीं होता तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करते, शैल बी का। यदि अवश्य नहीं होता तो शैल बी का प्रयोग करते, यदि अवश्य है तो हम विल बी का प्रयोग करेंगे आई वी के साथ। हम लोग अवश्य रोटी खाते रहेंगे, रोटी खाते रहेंगे, वी विल बी ईटिंग ब्रेड। विल बी, इसमें भी वी के साथ शैल भी लगता है, लेकिन विल बी क्यों आ गया, क्योंकि वाक्य में अवश्य है, अवश्य है, इसलिए विल बी का प्रयोग किया गया है। यदि अवश्य नहीं होता तो हम किसका प्रयोग करते, शैल बी का। यदि वाक्य में अवश्य नहीं होता तो हम शैल बी का प्रयोग करते विल बी के स्थान पर, लेकिन अवश्य है तो विल बी का प्रयोग करेंगे। अब आगे एग्जाम्पल, बच्चा सोता रहेगा, बच्चा सोता रहेगा, बच्चा सोता नहीं रहेगा। ध्यान दीजिए, द
will be sleeping, the child will be sleeping, the child will be sleeping। इसमें the child will not be sleeping, इसमें नहीं शब्द का प्रयोग है तो विल और बी के बीच में हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। इसमें विल बी का प्रयोग है अफर्मेटिव में, और निगेटिव में विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे शैल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग हुआ है, उसी प्रकार विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे निगेटिव सेंटेंस में। बच्चा अवश्य सोता रहेगा, बच्चा अवश्य सोता रहेगा। अवश्य आ गया तो क्या लिखेंगे? द चाइल्ड शैल बी स्लीपिंग। शैल बी का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि वाक्य में अवश्य का भाव है, वाक्य में अवश्य का भाव है, इसलिए विल बी के स्थान पर शैल बी का प्रयोग किया गया है। सीधा उल्टा हो जाता है, आई बी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं तो अवश्य में विल बी हो जाता है, और अन्य सब्जेक्ट आई बी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट आएंगे उसके साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं, और यदि अवश्य आ जाता है तो शैल बी का प्रयोग कर देते हैं। अवश्य नहीं रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे? विल बी का। आई बात समझ में? अगले एग्जाम्पल को देखेंगे। वह सोया रहेगा, वह नहीं सोया रहेगा। He will be sleeping, he will not be sleeping। ठीक, वे लोग अंग्रेजी सीखते रहेंगे, वे लोग अंग्रेजी सीखते रहेंगे। They will be learning English, वे लोग अंग्रेजी नहीं सीखते रहेंगे, तो they will not be learning English। समझ में आ गया? अफर्मेटिव और निगेटिव कि शैल और विल के बाद नॉट लगाएंगे, इसके बाद बी का प्रयोग करेंगे। वे लोग अंग्रेजी सीखते रहेंगे, दे विल बी लर्निंग इंग्लिश। वे लोग अंग्रेजी नहीं सीखते रहेंगे, दे विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे।
स्ट्रक्चर पहला, शैल या विल को पहले लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद नॉट, इसके बाद बी, इसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद अदर वर्ड्स, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। दूसरा स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिए इधर, पहला स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर। यदि पहला देखिए, यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में हो, यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या हिंदी वाक्य के शुरू में हो तो सबसे पहले ट्रांसलेट करते समय हम शैल या विल को लिखेंगे। शैल या विल को लिखेंगे। कब लिखेंगे? जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में होगा। जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या होगा तो शैल या विल को लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे। यदि उसमें नहीं शब्द दिया हो तो नॉट को लिखेंगे, इसके बाद बी को लिखेंगे और तब मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ करके ऑब्जेक्ट को और अदर वर्ड्स को लिखने के तुरंत बाद हम क्वेश्चन मार्क को देंगे। यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आ जाए, वाक्य के अंदर आ जाए तो सर्वप्रथम हम प्रश्नसूचक शब्द क्या, कब, क्यों, कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे। व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ। उसके तुरंत बाद ऊपर वाली क्रिया करेंगे, शैल या विल को लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे। नहीं शब्द रहेगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं शब्द नहीं रहेगा तो नॉट नहीं लिखेंगे। इसके बाद बी लिखकर मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहूँगा? क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहूँगा? ध्यान दीजिए, क्या वाक्य के शुरू में है और आई सब्जेक्ट है, मैं, तो इसके साथ शैल लगेगा, तो शैल को लिखेंगे। पहले स्ट्रक्चर में देखते रहिए, शैल के बाद क्या है, शैल विल के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है मेरा? आई, मैं, तो इसकी होगी आई। शैल आई बी टीचिंग इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। ठीक, शैल आई बी टीचिंग इंग्लिश। यदि निगेटिव आ जाए, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता रहूँगा? इसमें क्या आ गया? नहीं शब्द आ गया। प्रश्नात्मक और नकारात्मक दोनों आ गया। जब प्रश्नात्मक नकारात्मक दोनों आएगा तो क्या करेंगे? ठीक यही क्रिया करेंगे। ध्यान दीजिए, शैल आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा गया है। स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिए, इधर सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो सब्जेक्ट आई के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। कब करेंगे? जब नहीं शब्द रहेगा तब करेंगे। इसके बाद बी को लिखेंगे, आई शैल, शैल आई नॉट बी टीचिंग इंग्लिश,
टीचिंग इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखिए, अब आगे देखिए, तीसरे एग्जाम्पल को। क्या आप लोग देश की सेवा करते रहेंगे? क्या आप लोग देश की सेवा करते रहेंगे? आप लोग है और क्या वाक्य के शुरू में है, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, शैल या विल? क्या वाक्य के शुरू में है और सब्जेक्ट हमारा आप लोग है, यू है, तो यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो विल लगाएंगे। तो विल को वाक्य में पहले लगाएंगे। क्यों पहले लगाएंगे? क्योंकि क्या वाक्य के शुरू में है। विल यू बी, सब्जेक्ट के बाद बी है ना, इसमें नहीं शब्द नहीं है तो नोट नहीं लिखेंगे। विल यू बी सर्विंग, सर्व मीन्स सेवा करना। क्या आप लोग देश की सेवा करते रहेंगे? विल यू बी सर्विंग द कंट्री, विल यू बी सर्विंग द कंट्री। क्या आप लोग देश की सेवा नहीं करते रहेंगे? क्या आप लोग देश की सेवा नहीं करते रहेंगे, तो क्या बनाएंगे, नहीं शब्द आ गया। और उधर प्रश्न भी पूछ रहा है, प्रश्नात्मक और नकारात्मक दोनों है, इंट्रोगेटिव निगेटिव एक साथ है। तो हम क्या करेंगे, विल यू नॉट बी, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर को ध्यान देते रहेंगे। विल यू नॉट बी सर्विंग द कंट्री, ठीक ऊपर वाला ही होता है, नकारात्मक में कोई अंतर नहीं है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। अब हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर का एग्जांपल समझेंगे। पांचवा, राम क्या करता रहेगा? राम क्या करता रहेगा? क्या वाक्य के बीच में है, वाक्य के अंदर है। अब आ गया दूसरा स्ट्रक्चर। क्या वाक्य के पहले नहीं है, कहाँ है, बीच में है। जब बीच में है, क्या वाक्य के बीच में है, वाक्य के अंदर है, तो क्या करेंगे हम, सर्वप्रथम क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, क्या की मीनिंग व्हाट, स्ट्रक्चर देखेंगे व्हाट, तो लिखेंगे क्या, व्हाट। फिर स्ट्रक्चर पर देखेंगे, व्हाट के बाद क्या लिखना है, शैल या विल लिखना है। तो अब सब्जेक्ट को ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट किसी व्यक्ति का नाम है, तो किसी के नाम के साथ कौन सा सहायक क्रिया, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो विल लगाते हैं। तो राम व्हाट विल, अब इसके बाद सब्जेक्ट कह रहा है, तो व्हाट विल राम। इसके बाद कर रहा है कि नॉट लगाएंगे, तो नॉट इसमें नहीं है तो हम बी लगाएंगे। व्हाट विल राम बी डूइंग, डू मीन्स करना, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, डूइंग। व्हाट विल राम बी डूइंग, राम क्या करता रहेगा। यदि इसमें नकारात्मक आ जाए, राम क्या नहीं करता रहेगा,
अब नहीं शब्द आ गया तो सेम वही क्रिया करेंगे, व्हाट विल राम नॉट बी डूइंग। ठीक, व्हाट विल राम नॉट बी डूइंग। वे लोग क्यों खेलते रहेंगे? वे लोग क्यों क्रिकेट खेलते रहेंगे? क्यों वाक्य के बीच में आ गया तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, इसके बाद विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट। वाई विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट। यदि इसमें नहीं शब्द आ जाए, वे लोग आ जाए, वे लोग क्यों क्रिकेट नहीं खेलते रहेंगे, तो कुछ नहीं करना है, वाई विल दे नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। वे लोग क्यों क्रिकेट खेलते रहेंगे, वाई विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट। यदि नकारात्मक शब्द साथ में जुड़ जाए तो उसमें हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है नॉट को लिखेंगे, इसके बाद बी को लिखेंगे। ठीक है, इसमें ध्यान देते रहिए, ध्यान से सुनिए, समझिए, इसके बाद ट्रांसलेट करना शुरू कीजिए। और मैं बार बार बताता हूँ कि अपना मीनिंग पावर बढ़ाइए। जितना ही मीनिंग पावर बढ़ाइएगा उतना ही ट्रांसलेट करने में मज़ा आता है। चाहे हिंदी से इंग्लिश में करना हो, चाहे इंग्लिश से हिंदी में करना हो, बगैर मीनिंग पावर का, बगैर वोकैबुलरी का आपका कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मीनिंग पावर को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना पावर बढ़ाइए। अपने दिमाग का पावर और पढ़ने की पावर, जागने की पावर, सोचने का शक्ति जो है उसको एकदम मजबूत कीजिए। अंग्रेजी कुछ नहीं है, एकदम जीरो है। इसको जीरो समझकर पढ़िए, तुरंत समझ में आ जाएगा। ये समझिए कि अंग्रेजी है, अंग्रेजी तो कठिन होती जाएगी। और हाँ, जितने लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।